नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का सिविल वाला सक्सेस क्लासेस में। तो आज से हम लोग को जीएस 3 के जो भी टॉपिक होंगे, वो सारे एक-एक, 2-2 टॉपिक जो कि डेली कवर करेंगे, ताकि आपका जो जीएस 3 है वो आराम से जो कि कवर हो जाए, ठीक है? मेंस के लिए क्लास जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और ये जो क्लास में जो भी हम मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे, ये मैंने अपने नोट्स ही यहाँ पे शेयर किए हैं। 1 मिनट को मैं अपने नोट्स भी आपको दिखा देता हूँ, देख लो। ये रहा। देखो, ये मेरे नोट्स है, इसी को मैंने पीडीएफ फॉर्म में जो कि कर दिया पीडीएफ फॉर्मेट में, इनकम इनइक्वालिटी के टॉपिक का ये नोट्स है। इसी को पीडीएफ फॉर्मेट में जो कि यहाँ पर है और इसी को मैंने जो कि पीपीटी बना के जो कि आपको जो कि आपका ये आज का क्लास चलेगा। ठीक है? इस तरह से कुछ मैंने नोट्स अपना बनाया है इनकम इनइक्वालिटी पे। काफ़ी अच्छा है, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। वापस आते हैं अपने क्लास पे। तो इसका देखो इंट्रो मैंने सिंपली एक रिपोर्ट के हवाले से बनाया है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट 2022-23 की आई थी, उसके अनुसार मैंने बताया, इंडिया के टॉप 1% ओन 22.6% ऑफ इंडियन नेशनल इनकम एंड 40% ऑफ कंट्री वेल्थ। यानी कहने का मतलब है देखो जो भारत की राष्ट्रीय आय है ना, उसका 22% जो कि शेयर केवल भारत के टॉप 1% अमीर लोगों के पास है और कंट्री का जो वेल्थ है उसका लगभग 40% हिस्सा उनके पास है। सोच के देखो कंट्री का जो वेल्थ है 1% लोगों के पास जो कि 40% है, जबकि 99% लोगों के पास 60% है। जब टॉप 10% की बात करते हैं तो ये घट के करीब-करीब 42% भी आ जाता है। यानी कि ये जो इतनी ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी बढ़ गई है तो इसको क्या बोला जा रहा है? बिलियनियर राज। आप भी इस तरह से अपने आंसर में लिखोगे ये सब वर्ड तो एग्जामिनर को काफ़ी इंप्रेसिव लगता है। तो लिखा हो यहाँ पे मैंने लिखा है अगला पॉइंट, दिस बिलियनियर राज इज़ नाउ मोर अनइक्वल दैन ब्रिटिश राज। यानी कि जो ब्रिटिशर्स जब थे, उस समय भी इतनी इनकम की इनइक्वालिटी नहीं थी जितनी इस समय हमको देखने को मिल रही है। इस तरह से मैंने अपना इंट्रो जो कि लिखा है, उम्मीद आपको इंट्रो पसंद आया होगा। आप भी चाहे तो चाहे आप डेफिनेशन के साथ भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट डेटा फैक्ट से जो कि एक पिक्चर दर्शा जाती है कि हमारे देश में कितनी इनकम इनइक्वालिटी है, ये हमने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है? तो देखो इसके रीज़न क्या है? रीज़न में हम देखते हैं कि रीज़न फॉर इनकम इनइक्वालिटी क्या है? क्या-क्या रीज़न रहे? पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया कि जो हमने एलपीजी रिफॉर्म किया था ना, ये देखोगे कि ये वेरी फेवरेबल है टू टॉप कैपिटल ओनर एंड अर्नर्स। थे, उनके लिए काफ़ी फेवरेबल रखा गया था। उनके हित में ज़्यादा था जिससे वो ईज़िली जो कि और ज़्यादा ग्रो कर पाएँ, वो अमीर लोग और अमीर बन पाएँ। ठीक है? तो मिडल क्लास या लोअर क्लास के लिए इतना ज़्यादा ये हेल्पफुल नहीं रहा है। सेकंड बोला जा रहा है कि पॉलिसी फेल्योर है। उसमें हमने क्या किया कि जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है, इसको इग्नोर किया है, इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। हम एग्रीकल्चर से जो कि डायरेक्ट शिफ्ट हो गए सर्विस सेक्टर की ओर। जो कि अब मैन्युफैक्चर सेक्टर देखो एक ऐसा सेक्टर जो कि जॉब क्रिएट करता है बड़ी मात्रा में और यहाँ से अगर लोगों को जॉब क्रिएट करेगा ये तो लोगों को जॉब मिलेगी तो इनकम इनइक्वालिटी कम होती है। लेकिन ये इसको इग्नोर कर दिया, तो ये जॉब क्रिएट करने वाला चीज़ को इग्नोर कर दिया तो सर्विस सेक्टर में देखो उतने जॉब क्रिएट नहीं होते हैं। ठीक है? भले जीडीपी में योगदान ज़्यादा है लेकिन जॉब क्रिएशन की क्षमता उसमें कम है। अब इससे क्या होता है इनकम इनइक्वालिटी बढ़ गया। लेकिन देखो वही मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देखी जो चाइना का मैन्युफैक्चर है ना उन्होंने देखो अपने जीडीपी में लगभग 38% कंट्रीब्यूट किया है और एप्रॉक्स 60% जो कि जॉब जनरेट की है। यानी कि वहाँ पे जितनी भी जॉब है उसमें 60% जो कि योगदान चाइना के मैन्युफैक्चर सेक्टर का है। जबकि इंडिया के मैन्युफैक्चर सेक्टर को देखोगे तो ये लगभग 1990-91 से ही 17% 16% टू मतलब मान लो 16 टू 18% जीडीपी के शेयर का हिस्सा रहा है और 35% ही जॉब क्रिएट कर पाया है। अब देखो चाइना से हमने कितना पीछे लगभग वहाँ पे 60% जॉब क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे 35%। तो इसी वजह से जो कि यहाँ पे जॉब ज़्यादा क्रिएट नहीं हो पाई इसलिए यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। ये पॉलिसी फेल्योर रही हमारी, तो उस बारे में हमने यहाँ पे जो कि चाइना से कंपेयर करते हुए इसको जो कि दिखा दिया है। आप भी इस तरह से जो कि इस तरह से अगर आप भी लिखेंगे आपका भी अच्छा नंबर मिलेगा, एग्ज़ामिनर भी समझेगा हाँ, बच्चे ने अच्छा लिखा है। चलो, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना, यहाँ पे इनइक्वालिटी इन डेवलपमेंट, ठीक है? जैसे बोला है कि हमने जो कि रीजनल जो डेवलपमेंट है वो उसमें इनइक्वालिटी है। जैसे यहाँ बोला है कि अ मोर डेवलप्ड सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट कंपेयर टू लेस डेवलप्ड नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न स्टेट। यानी कि देखो कहने का मतलब जो साउथ का स्टेट हमारा और जो वेस्टर्न स्टेट है ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप है एज़ कंपेयर टू नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न स्टेट ये काफ़ी कम डेवलप है। जबकि ये जो स्टेट है ये इधर का एरिया ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। ये जो यहाँ पे डेवलपमेंट अधिक हुआ है तो यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी कम है। यहाँ पे डेवलपमेंट कम हुआ तो यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी ज़्यादा है। तो ये इनकम इनइक्वालिटी का एक ये भी मेन कारण है। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ जेंडर इनइक्वालिटी। देखो जेंडर वाला एक एस्पेक्ट ऐसा है ना जो यूपीएससी को काफ़ी पसंद आता है। तो आप ट्राई कीजिएगा हर एक क्वेश्चन में कहीं न कहीं से जेंडर वाले पॉइंट को फिट करने का। ज़बरदस्ती फिट नहीं करना, अगर फिट होगा तभी करिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मैं एक डेटा मैंने लिया है कि जो यहाँ बताया कि केवल 32% वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स।
यानी कि हमारे जो अगर देखो पूरा जो वर्क फोर्स है 100%, ठीक है? इसमें अगर आप देखोगे करीब-करीब इतना, ये जो 78% है, ये इसमें मेल है और केवल 32% ही फीमेल वर्कर हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये पूरा मेल डोमिनेटेड है, फीमेल को यहाँ पे यानी ज़्यादा अवसर नहीं मिल रहा है और ये इस वजह से जो कि ज़्यादा अपना इकोनॉमी में रोल अदा नहीं कर पा रही हैं। तो इनका वुमेन का पार्टिसिपेशन जो कि वर्कफ़ोर्स में काफ़ी कम है, इससे भी जो कि इनकम इनइक्वालिटी हमारी बढ़ी है, जेंडर के बीच में अगर देखोगे तो। इसका कारण क्या है मैंने ब्रैकेट में बता दिया, पैट्रियार्की है, कास्टिज़्म है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर देम देयर चिल्ड्रन एंड एल्डर्स, ठीक है? बच्चों का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो पैट्रियार्की, कास्टिज़्म है, ये जो कि काफ़ी इस जेंडर इनइक्वालिटी को काफ़ी बढ़ाते हैं, जिससे इनकम इनइक्वालिटी हमारे देश की बढ़ती है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्या है? एजुकेशन सिस्टम, इस पे भी सवाल उठता है क्योंकि ये देखो ये जॉब ये क्या कर रहा है, इज़ नॉट एबल टू जनरेट एसेंशियल स्किल डिमांड। जैसे हमारी इंडस्ट्री की इस समय डिमांड है स्किल की, वो ऐसी स्किल जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी जनरेट नहीं कर पा रहा है, केवल डिग्री होल्डर टाइप का एजुकेशन सिस्टम रह गया है। अब इसके यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट मेरा छूट गया, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि देखो अभी एक रिपोर्ट था 2021 का स्किल इंडिया रिपोर्ट का, उसमें बताया जा रहा था कि केवल 45% मतलब 45% जो ग्रेजुएट लोग निकल रहे हैं जितने ग्रेजुएट लोग निकले उसमें से केवल 45% लोगों को ही जॉब मिला है। अब ऐसा भी नहीं कि जो उनके अनुरूप है वही जॉब है, ये कोई भी जॉब करने के लिए भी तैयार है। जैसे आप देख सकते हो कि पीएचडी होल्डर भी जो कि पियून का जॉब गवर्नमेंट पियून का जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहा है। किसी भी तरह का जॉब जो कि ये ले रहा है। यानी कि स्किल की डिमांड तो है लेकिन स्किल डेवलप नहीं कर पा रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा कॉलेज वगैरह। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है इनकम इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है? नेक्स्ट बोला जा रहा है कि लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखो हाँ, जो अभी एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है? एग्रीकल्चर ही है हमारा। लगभग देखोगे तो 55 या 55 टू 60% जो लोग हैं, वो एग्रीकल्चर में ही वर्क कर रहे हैं। तो ये इसका अगर डेवलप नहीं होगा तो इनकी आय नहीं बढ़ेगी तो इनकम इनइक्वालिटी डेफिनिटली बढ़ेगी। इसलिए बोला जा रहा है कि क्यों? क्योंकि देखो लो सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म रहा है और ग्रीन रिवॉल्यूशन। इनका जो सक्सेस रेट काफ़ी सीमित रहा है, कुछ ही एरिया तक रहा है, पूरे भारत लेवल पे ये सफल नहीं हो पाया। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर लो डेवलप करेगा, लिमिटेड डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियस सी इनकम इक्वालिटी बढ़ेगी। 7th देखो पॉइंट जो बोला जा रहा है वो क्या है? सोशल फैक्टर। कास्टिज़्म है, लो सोशल मोबिलिटी है, जेंडर इनइक्वालिटी जैसे हमने ऊपर देखा, इसकी वजह से भी जो कि लोगों की इनकम इनइक्वालिटी नहीं हो पाई है। और जॉबलेस ग्रोथ ये तो आप काफ़ी टाइम से न्यूज़ में सुन रहे हो क्योंकि सर्विस सेक्टर बूम हो रही है, जिससे जॉब रेट कम होती है बहुत ना के बराबर और मैन्युफैक्चर सेक्टर को हमने इग्नोर किया इसी वजह से जो कि जॉबलेस ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है, ओनली सर्विस सेक्टर ग्रोथ, ठीक है? 9th है पुअर कवरेज ऑफ स्कीम एंड करप्शन। देखो ये भी कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है हमारे इनकम इनइक्वालिटी को कम करने का मतलब अधिक बढ़ाने के लिए। इससे हमारा इनकम इक्वालिटी कम नहीं क्योंकि गवर्नमेंट देखो एफर्ट तो करती है, लेकिन उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, करप्शन होता है और रेट टेपिज्म आ जाता है। तो इस वजह से जो कि स्कीम का इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं होता, तो इनकम इनइक्वालिटी वैसे ही बढ़ी रहती है। तो ये भी एक कारण है, ठीक है? तो ये हमने ये यहाँ पे रीज़न देख लिया, अगर मैंने 8-9 पॉइंट दिया है, तो आप कम से कम 5-6 पॉइंट तो अपने आंसर में लिख के ही आएँगे, अगर इनकम इनइक्वालिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यूपीएससी पे। तो ये रीज़न देख लिया। अब चलो रीज़न देख लिया, तो अब इसका इम्पैक्ट भी देख लेते हैं और गवर्नमेंट ने क्या-क्या एफर्ट किए, वो भी देख लेते हैं। इम्प्लीकेशन ऑफ राइजिंग इनइक्वालिटी, यहाँ पे बोला जाएगा कि इसका प्रभाव क्या होगा? तो ये देखो हमने 5-6 पॉइंट में बता दिया है। पहला बोला जा रहा है कि अगर देखो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ा है, तो सोसाइटी पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा? हैम्पर द एबिलिटी ऑफ पुअर टू एक्सेस गुड एजुकेशन, हेल्थ एंड अपवर्ड मोबिलिटी। ये देखो जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और अपवर्ड मोबिलिटी जो उनकी सामाजिक गतिशीलता होती है, उसको कहीं न कहीं हैम्पर करती है, रोकती है। Second, undermine the dignity. Poor people's starves for food, clothing and basic needs. Undermine the Article 21. यानी जो देखो आर्टिकल 21 जो बोलता है कि डिग्निटी के साथ एक लाइफ आपको जीना है, उसको कहीं न कहीं अंडरमाइन करता है क्योंकि आपको आप देखो फूड के लिए भी संघर्ष कर रहे हो, कपड़े के लिए संघर्ष कर रहे हो, आपकी जो बेसिक नीड है, आपको वो भी नहीं प्राप्त हो पा रही है। इनकम इनइक्वालिटी की वजह से पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। थर्ड बोला जा रहा है, इंक्रीज़ द क्राइम रेट स्पेशली वुमेन एक्सप्लॉयटेशन। तो देखो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि पॉवर्टी भी बढ़ेगी, लोगों को अपनी बेसिक नीड पूरा नहीं होगा, तो इससे क्या होता है कि जो घरेलू वुमेन जो कि क्राइम होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, काफ़ी बढ़ जाता है सकते हो। फोर्थ देखो बोला है कि अंडरमाइन द नेशन ग्रोथ ड्यू टू लो पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स। अब देखो स्किल तो हमारे लोगों के पास है नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी अच्छी एजुकेशन हो नहीं पाई है, इनकम इनइक्वालिटी की वजह से गुड एजुकेशन, हेल्थ वो ले नहीं पाए हैं, तो जिसकी वजह से देखो उनको स्किल नहीं मिल पाए। जब स्किल नहीं मिल पाया है, तो वो जो कि नेशन ग्रोथ में
जो हमारी जॉब की डिमांड है उसमें जो कि काम नहीं कर पा रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो कि नेशन ग्रोथ भी कहीं न कहीं अंडरमाइन हो रहा है। ठीक है? फिफ्थ बोला है कि इंक्रीज़ पॉवर्टी, ये ऑब्वियस सी बात है, एक पॉवर्टी और इनइक्वालिटी का, इनकम इनइक्वालिटी का एक साइकिल बन जाता है, जो कि कंटिन्यू चलता रहता है। और देखिए नेक्स्ट कुछ है, हाँ, एक 6 पॉइंट है कि इससे क्या होता है, देखो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग ऑफ स्लम्स एंड अर्बन कास्ट भी बढ़ जाता है, महँगा हो जाता है और स्लम्स का काफ़ी बड़ा एरिया भी देखने को मिलता है हमको शहरों के किनारे चारों तरफ। ठीक है? तो ये कुछ इसके प्रभाव रहे हैं राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी के। अब देखो गवर्नमेंट एफर्ट क्या लिया है? तो पहला पॉइंट यहाँ पे बोला जाए कि जो 14th फाइनेंस कमीशन है, ठीक है? 14th फाइनेंस कमीशन ने, इन्होंने जो कि इनकम डिस्टेंस के वेटेज को बढ़ाया है, बढ़ा के 50% तक कर दिया है। अब इनकम डिस्टेंस क्या होता है? मान लो ये एक राज्य गोवा है, और ये एक राज्य यूपी है। अगर मान लो गोवा की आय ₹100 है इनकम पर ईयर, और इनकी आय पर ईयर जो मान के चलो ₹60 है, तो जो इनके बीच में गैप है, इस आधा पे इस यूपी को जो कि ज़्यादा जो कि वेटेज मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू गोवा, जब फाइनेंस कमीशन द्वारा पैसे एलोकेट होते हैं राज्यों को। तो यही बोला जाए कि अगर इनकम डिस्टेंस का वेटेज बढ़ेगा तो ऑब्वियस इनको ज़्यादा पैसा मिलेगा यहाँ अपने रीजनल डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है? समझ गए होंगे आप लोग? 1 मिनट इसको इरेज़ कर देता हूँ मैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट एफर्ट है इसमें देखो नेक्स्ट है पीएम कौशल विकास प्रोग्राम, यानी स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम आया था वो काफ़ी चर्चा में रहा, उसमें स्किल देने के लिए लोगों को आज की नीड के अनुसार, पर वो भी काफ़ी हद तक सक्सेस नहीं रहा है जहाँ तक मैंने देखा है। थर्ड यहाँ पे बोला जाए कि आयुष्मान भारत। अब देखो आयुष्मान भारत आप सोचो कैसे, ये तो हेल्थ वाला है। देखो जब कभी ना अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो आपके घर की जितनी भी बचत पूँजी होती है सब कहीं न कहीं उसकी बीमारी के इलाज में खत्म हो जाता है। तो आप फिर से पॉवर्टी में चले जाते हो। आपकी जो बचत होती है, इनकम होती है वो कहीं न कहीं कम हो जाती है। तो आप फिर से दोबारा पॉवर्टी में मत जाओ, आपकी बचत को कम ना हो, इसके लिए जो कि आयुष्मान भारत स्कीम की वजह से 5 लाख रुपए जो कि पुअर लोगों को जो कि मिलते हैं इलाज के लिए। तो अब ये जो इलाज का खर्चा सरकार ले लेती है, तो आपका इलाज में पैसा खर्च नहीं हुआ, तो आप जो कि दोबारा पॉवर्टी की तरफ नहीं जाओगे, तो इनकम इनइक्वालिटी नहीं बढ़ेगी। तो ये भी कहीं न कहीं इनडायरेक्टली आपका इनकम इनइक्वालिटी बढ़ने से रोकता है। फोर्थ बोला जाए कि समग्र शिक्षा अभियान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई नई, इसमें भी कहीं न कहीं स्किल डेवलपमेंट बिज़नेस एजुकेशन की बात कही जा रही है। तो इससे भी जो कि कहीं न कहीं स्किल डेवलपमेंट की बात होती है। फिफ्थ बोला जाए कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, यानी जो भी हमारे कुछ आइडेंटिफाई हुए ना नीति आयोग द्वारा जो पिछड़े जिला है, उनको डेवलपमेंट करने की बात है, यानी कि रीजनल जो डेवलपमेंट में कमी है, उनको पूरा करने के लिए जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आया। देखो अगर हर एक पर्टिकुलर जिला को हम चिन्हित करके उसको डेवलपमेंट करने का काम करेंगे, तो वहाँ पे डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियस वहाँ पे जो कि रोजगार भी मिलेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, स्किल भी आएगा, इंडस्ट्री वगैरह भी लगेंगी। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी कम होगी वहाँ के लोगों के लिए। ठीक है? नेक्स्ट बोला जाए कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये भी है जिसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी कम करने का प्रयास किया जाए। कुछ गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं। अब देखो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, देख लो। बोला जा रहा है कि पहला पॉइंट में कि हायर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, 3% ऑफ जीडीपी इन एजुकेशन एंड 6% इन हेल्थ। देखो जब पढ़ेगा भारत और स्वस्थ रहेगा भारत, तभी तो काम करेगा भारत और तभी तो कमाएगा भारत, है ना? तो इसी लॉजिक पे बोला जा रहा है। अभी देखो एजुकेशन में कहीं-कहीं गवर्नमेंट अभी 1.6% के आस-पास जो कि जीडीपी शेयर खर्च करती है, और हेल्थ में करीब 3 पॉइंट समथिंग जीडीपी शेयर खर्च करती है। तो इसी को बढ़ाने की ज़रूरत है। अब देखो जो डेवलप्ड नेशन है ना, वो अपने हेल्थ करीब 10% से ज़्यादा ही खर्च करती है, और एजुकेशन पे भी। तो इंडिया को भी चाहिए कि ये इसको जो अभी नियर अबाउट आधा है, इसको बढ़ा के डबल करे। 3% जीडीपी का खर्च करें एजुकेशन पे और 6% जो कि हेल्थ पे खर्च करें, ताकि जो कि हमारा भारत जो कि शिक्षित भारत और स्वस्थ भारत हो, तभी तो इनकम इनइक्वालिटी कम कम होगी, तभी तो वो स्किल्ड होगा, तभी तो वो रोज़गार ले पाएगा। ठीक है? सेकंड बोला है कि कनेक्टिंग वैल्यू चेन इन हाई इनकम विथ लो इनकम स्टेट, यानी कि मान के चलो यहाँ पे जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये देखो डेवलप्ड काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहीं पे जो कि राजस्थान आपका है, लो डेवलप्ड है, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पे डेवलपमेंट कम है। क्या करना है कि इन सभी जो डेवलप्ड स्टेट हैं, इनके इनके कुछ कारखाने या फिर कुछ इंडस्ट्री यहाँ-यहाँ भी लगाएँ, जो इनके मतलब सबऑर्डिनेट इंडस्ट्री हो, जो इनको हेल्प करे कुछ न कुछ पार्ट्स वगैरह में बनाने में, कुछ चीज़ में। तो इसकी सहायता से यहाँ का रीजनल डेवलपमेंट, इनके इन राज्यों का भी रीजनल डेवलपमेंट होगा। तो ये बोला जा रहा है कनेक्टिंग वैल्यू चेन इन हाई इनकम विथ लो इनकम स्टेट्स। इससे क्या होगा, रीजनल जो डेवलपमेंट में कमी है, वो पूरी होगी।
थर्ड बोला जा रहा है कि नीड टू रीजन स्पेसिफिक इंटरवेंशन, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, उसी तरह हमें जो कि कुछ रीजन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, जो क्षेत्र जो कि कम डेवलप्ड है उनको उन पे ज़्यादा ध्यान देते हुए उनको ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा। जैसे अभी गवर्नमेंट ने बजट में जो कि बिहार और आंध्र प्रदेश को ज़्यादा पैसे दिया है गवर्नमेंट बजट एलोकेशन में, ताकि उनका डेवलपमेंट ज़्यादा हो सके। इसी तरह और राज्यों में भी हमको करना होगा। फोर्थ है इंक्रीजिंग फीमेल लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ऑब्वियस जैसे हमने देखा कि 32% केवल फीमेल का पार्टिसिपेशन है, इसको बढ़ाना होगा, कम से कम एटलीस्ट 40-45% तो करना ही होगा कम से कम। तो इस पे फोकस करना होगा जिससे इनकम इनइक्वालिटी कम होगी। फिफ्थ बोला जा रहा है कि इफेक्टिव इम्प्लीकेशन ऑफ स्कीम्स एंड मॉनिटरिंग, यानी जो गवर्नमेंट स्कीम है उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंट हो और उसका मॉनिटरिंग हो, जवाबदेही भी तय हो, अगर स्कीम फेल हो रही है तो क्यों हो रही है, कौन से अधिकारी हैं जिनकी वजह से फेल हो, जो अपना काम ठीक से नहीं किए हैं, ताकि एक जांच बनी रहे, ताकि वो स्कीम इफेक्टिव रूप से काम करे, इम्प्लीमेंट हो। नेक्स्ट बोला है कि फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड बूस्ट द एमएसएमई सेक्टर। देखो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख सकते हो चाइना मॉडल, ठीक है? ताकि चाइना जैसा हमको भी जो कि अपना एमएसएमई सेक्टर यहाँ पे जैसे मेड इन इंडिया वगैरह प्रोग्राम है, उसको और काफ़ी बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड मैंने यहाँ पे बता दिया आपको इनकम इनइक्वालिटी से रिलेटेड। इस तरह से जो कि आप अपना इनकम इनइक्वालिटी का टॉपिक पूरा कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने भर-भर के आपको डेटा रिपोर्ट वगैरह भी मेंशन किया है, आप जो कि मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हो, और भी किसी टाइप का क्वेश्चन होगा, तो वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है? ये इस तरह से रहा, मैंने आपको अपना नोट्स भी दिखा दिया है। आप चाहे उससे जो कि अपना नोट्स वगैरह बना सकते हो। चलो, कल मिलेंगे अगले नोट्स के साथ, अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।